हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 9th क्लास का साइंस, और साइंस में भी फिजिक्स है। उसका पहला लेसन है विज्ञान और मापन। देखिए, इसको पढ़ाने का मेरा मेन मकसद यही है कि हम लोग चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, वो चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, उसमें साइंस का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि रट्टा मार करके स्टैटिक जी को जो मतलब कि होता है उसको रट लें और फिर एग्जाम पास कर लें। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़ है, जब तक आपको उसका बेसिक ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाइएगा। तो मेरा मकसद यही है कि हम लोग क्यों ना पहले बेसिक चीज़ों को क्लियर कर ले, उसके बाद हम याद करेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो चाहे जिस टाइप से भी क्वेश्चन आए, घुमा के आए, सीधा सीधा आए, जैसे भी आए, हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, प्लस में बीएसएससी सीजीएल में सिलेक्ट होकर के ज्वाइन की हूँ। तो इसलिए मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कई एग्जाम को मैं खुद भी क्वालिफाई की हूँ और इस चीज़ को मैं पहले भी फेस करी थी। उसके बाद से जब मैंने ये सीरियल वाइज बेसिक नॉलेज ले करके फिर जब मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की, तभी जा कर के हमको सफलता मिला। तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों को भी हम ये चीज़ें शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी आगे के लिए बहुत हेल्प मिल सके। तो आई होप कि इससे आप लोगों को भी हेल्प मिल सकेगा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हम जो भी पढ़ाएंगे यहाँ पे A to Z सब चीज़ पढ़ाएंगे, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, फिर क्यों समझना है। देखिए, आपको यहाँ पे सब चीज़ पढ़ना है, सब चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए। फिर उसके बाद से इसलिए पढ़ना है ताकि उसका जो मेन फैक्ट है उसको याद रखने में आपको इजी हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ाएंगे सब चीज़, लेकिन जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन का नोट्स टाइप में बना करके मैं कम्युनिटी में टैब कर दूंगी। वहाँ से आप लोग वो सब ले लेंगे, अपना याद करेंगे। या फिर जैसे कि नोट्स हम लोग बनाते हैं पढ़ने के बाद, तो वैसे आप लोग ये पढ़ने के बाद उसको देखिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला लेसन है विज्ञान और मापन। इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि विज्ञान क्या है। तो देखिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हम लोग शुरू में जब विज्ञान का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो क्या बताया जा रहा था, कोई भी विषय जो हमें किसी घटना पे या फिर किसी भी विषय पर सोचने, समझने और निर्णय लेने पे मजबूर करे, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान हमें क्या देता है, किसी भी विषय पे सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति देता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि विज्ञान क्या है। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। अब देखिए, कई बार आदमी, जैसे कि हम लोग तो अभी मैच्योर हो गए हैं, समझ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन शुरू में जब हम लोग 9th क्लास में आते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि साइंस आखिर है कितना। कोई बोलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो थोड़ा शुरू में सब किसी को सस्पेंस होता है। तो चलिए हम इसको इजी वे में समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देख लें कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो। सबसे पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान का यानी कि फिजिकल साइंस का जो संबंध है वो है निर्जीव पदार्थों से, और उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, तो भौतिक विज्ञान में। ठीक है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध किससे है, तो जितने भी सजीव पदार्थ हैं और उससे संबंधित घटनाएं हैं उसको हम किस में पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सा, तो भौतिकी यानी फिजिक्स और रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, अब जो जीव विज्ञान है उसकी भी दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो। तो जो पेड़ पौधा से संबंधित है उसको हम क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान, और इंग्लिश में बॉटनी। ठीक है, और जो जीव जंतुओं से संबंधित है उसको हम क्या कहेंगे, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। हम लोग कई बार मतलब कि बचपन में सुनते थे बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं, हम जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, तो सस्पेंस हो जाता था कि ये क्या होता है। लेकिन अभी 9th में जब हम लोग आए तब जाकर के क्लियर हुआ।
तो इतना समझ में हम लोग को आ गया कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान का संबंध है निर्जीव पदार्थों से और जीव विज्ञान का संबंध है सजीव पदार्थों से और उनसे संबंधित घटनाओं से। ठीक है, अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिकी और रसायन। ठीक है, और जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। अब चलिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज एक्स्ट्रा बता देते हैं कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स किसे कहते हैं और रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखिए भौतिकी क्या है, तो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिकी। यानी कि द साइंस विच इज टेल अस अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए अब आगे है कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखिए विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत, समझ में आ रहा है ना, देखिए विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ, उसकी संरचना, उसके गुण, उसमें होने वाले परिवर्तन यानी कि जो भी अभिक्रिया वगैरह है, ये सब चीज का अध्ययन हम लोग करेंगे, उसको क्या कहेंगे, रसायन शास्त्र। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसी वैज्ञानिक के काम करने के कितने तरीके होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक विधि कितनी है। किसी भी काम को करने के लिए जो वैज्ञानिक विधि होता है उसके कितने मुख्य अंग हैं। तो कितने मुख्य अंग है, 5। देखिए जब भी कोई घटना घटता है तो हम क्या करते हैं, घटना स्थल पर जाते हैं, उस घटना का प्रेक्षण करते हैं, फिर उसके बाद से क्या करते हैं, तो जो भी संभावित कारण होता है उसका अनुमान लगाते हैं मन ही मन में। फिर उसके बाद से जब कारण का अनुमान लगाते हैं, फिर उसके बाद से क्या करते हैं, उस कारण का जांच करते हैं कि यही कारण है या फिर कोई और कारण है। फिर जब जांच कर लेते हैं तो जांच के आधार पर क्या देते हैं, अपना निष्कर्ष देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने सोच और विचार में अपरिहार्य परिवर्तन भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 5 मुख्य अंग हैं वैज्ञानिक विधि के, यानी कि किसी भी काम करने के वैज्ञानिक तरीके कितने हैं, 5। सबसे पहला क्या है, तो घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना, और तीसरा क्या है, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों का जांच, और चौथा है जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, और लास्ट में क्या है, आवश्यकता अनुसार विचार और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट वाला का मतलब क्या है, मान के चलिए कि हम गए घटना स्थल पे, उसका प्रेक्षण किए, संभावित कारण का अनुमान लगाए। देखिए ये अनुमान है, रियल नहीं है, अनुमान है। अब हम जो अनुमान लगाए हैं उसका प्रयोग और प्रेक्षण के द्वारा जांच कर रहे हैं। ठीक है, और जांच के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। और मान के चलिए कि हम जो अनुमान लगाए थे वो अनुमान मेरा गलत हो गया जांच करने पे, तो हम क्या करेंगे, अपने विचार और सोच में परिवर्तन नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो यही इसका मतलब है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते हैं। इसके कहने का मतलब है कि कोई भी वैज्ञानिक है वो किसी भी चीज का खोज करेगा या फिर आविष्कार करेगा, तो वो मतलब कि जो भी आविष्कृत चीज होगा या फिर जो खोजा हुआ चीज होगा उसका यूज सिर्फ एक राष्ट्र ही नहीं करता है और सिर्फ एक काल के लिए ही नहीं होता है ना, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। और जब तक आदमी रहता है उस खोज को प्रोग्रेस कर करके, विकसित कर करके और भी अच्छा करने का कोशिश करता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते हैं, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। ठीक है, अब देखिए विज्ञान क्या है, तो विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी चीज का हम निर्माण करते हैं तो ऐसा नहीं ना है कि जिस रूप में उसका निर्माण किए थे उसी रूप में उसको छोड़ देते हैं। आवश्यकता अनुसार समय बीतने पर पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसको भी मॉडिफाई करते चलते हैं, करते हैं ना। जैसे कि मोबाइल का ही बात करें तो उसमें आप सोच सकते हैं कि कैसा बना हुआ था और अभी कैसा हो गया है कि नहीं। तो सेम उसी प्रकार ये भी है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। अब आगे है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा था। अब चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। वो बोले थे कि इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालय में सीखते हो वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। एकदम सही बात है। अब ये बोल रहे हैं आगे
कि यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है ताकि तुम उसे स्वीकार करो, इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपने अगले पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। बहुत अच्छा बात बोले हैं और ये वाकई में जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है उसी को ये बोले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है मापन। देखिए, जैसे कि हम लोग लेसन का नाम ही सुने थे, विज्ञान और मापन, देखे थे ना। तो विज्ञान तो हम समझ लिए कि विज्ञान क्या है। अब हम लोग को आगे समझना है कि मापन क्या है। तो अब ये बोल रहा है कि विज्ञान किस पर आधारित है, तो मापन पर। देखिए, किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है और उसी मानक माप को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक यानी क्या, उसमें किसी राशि को हम माप रहे हैं। तो वहीं ये बोल रहा है कि किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं कि किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। बोल रहा है कि किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। जैसे कि ये बोल रहा है कि जब हम कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि 2 मीटर स्केलों को एक सीध में सिरे से सिरा जोड़ करके रखने पर वे टेबल के लंबाई के तुल्य होंगे। यानी कि ये क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये देख रहा है कि वो जो मात्रक है उस राशि में कितना बार शामिल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए कितने बातों का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए, किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए कितने बातों का ज्ञान आवश्यक है। आप एग्जाम्पल जो ऊपर हम दिए टेबल की लंबाई वाला, उससे भी सोच सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, यानी कि जिस मानक माप में उस राशि को मापेंगे वो चाहिए ना, ताकि हम उस राशि को व्यक्त कर सकें। और हम लोग को उसके बाद से क्या देखना है, ये देखना है कि वो जो मात्रक है उस राशि में कितना बार शामिल है, ये बताने के लिए एक संख्यांक चाहिए। यानी किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए कितने बातों का ज्ञान आवश्यक है, तो 2। सबसे पहला है मात्रक, जिसमें राशि को व्यक्त करेंगे, और दूसरा है संख्यांक, जो यह बताएगा कि दी गई राशि में वह कितना बार शामिल है। तो आई होप कि आप लोगों को विज्ञान और मापन यानी कि जो हम लोगों का लेसन का नाम था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे है भौतिक राशियां। ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। ठीक है, अब देखिए, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2। कितने प्रकार की, 2। सबसे पहला है आधारी राशि यानी कि बेसिक क्वांटिटीज, और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, आधारी यानी क्या, एकदम बेसिक है। तो जो बेसिक बातें होती हैं किसी पे डिपेंड होती हैं क्या, नहीं ना, एकदम स्वतंत्र होती हैं। और जो व्युत्पन्न यानी कि किसी से उत्पन्न है, ये खुद स्वतंत्र नहीं है, ये बेसिक चीज नहीं है, ये किसी न किसी से उत्पन्न है। तो इस आधार पे भी अगर हम परिभाषा निकालें तो हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि आधारी राशियां कहीं ना कहीं स्वतंत्र होती होंगी, किसी पे डिपेंड नहीं होती होंगी। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो किसी न किसी पे किसी न किसी रूप में डिपेंड अवश्य होती होंगी। जैसे कि ये बोल भी रहा है कि आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट मानी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। और वास्तव में ये होती कितनी है, तो 7। कितनी होती है, 7। अब देखिए, अब है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं, यानी कि ये किसी न किसी रूप में आधारी राशियों पे डिपेंड है। जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। जैसे मान के चलिए कि हम क्षेत्रफल का ही बात करते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई में गुणा करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल हम बोले तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है,
लंबाई क्या है, आधारी राशि है ना, और चौड़ाई यानी कि चौड़ाई में भी हम क्या करते हैं मतलब कि दो बिंदुओं के बीच के दूरी को यानी कि लंबाई को मापते हैं ना, तो यानी कि उसको भी एक तरह से आप समझ लीजिए वो भी लंबाई की तरह ही है। लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे की तरह ही होते हैं, ठीक है। लंबाई को भी मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में ही मापते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो क्षेत्रफल को बनाने के लिए यहाँ पे दो आधारी राशियां आ रही है ना, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल कहीं ना कहीं आधारी राशि पे डिपेंड है ना। अब देखिए, अब देखते हैं आयतन को। तो आयतन निकालने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये सब भी क्या है, आधारी राशि है ना। तो इस प्रकार से आयतन भी क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि। अब नेक्स्ट है बल। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान क्या है, आधारी राशि है, और त्वरण खुद व्युत्पन्न राशि है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, आगे हम आप लोगों को त्वरण का फॉर्मूला समझाएंगे। आप अभी सीधा सीधा ये समझिए कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान आधारी राशि है और त्वरण तो खुद व्युत्पन्न राशि है। तो इस प्रकार ये बल भी क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि। अब आगे है कार्य, यानी कि W बराबर क्या होता है, Fs, यानी कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे तो बल तो सीधे सीधे हम देखे थे कि व्युत्पन्न राशि और इसमें शामिल है, यानी कि ये जो कार्य है वो भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। उसी प्रकार है ऊर्जा। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भौतिक राशि, उसका प्रकार, मापन और विज्ञान ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे का हम लोग अगले दिन देखते हैं। अब इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को कम्युनिटी टैब में टैब कर देंगे। आप लोग इसको देखने के बाद वहां जाकर के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।